मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में, इसके पिछले लेक्चर में मैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 नंबर दिखाए। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 के समुच्चय के प्रकार हम थ्योरी पर बात किए थे। समुच्चय के प्रकार में हम बताए थे रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, समझ गए ना। दूसरा का प्रकार बताए थे एकल समुच्चय किसे कहते हैं। तीसरा प्रकार बताए थे युग्म समुच्चय किसे कहते हैं। चौथा बताए थे परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं कि वैसे समुच्चय जिसके सदस्यों को गिना जा सके, वैसे समुच्चय या वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को, जिसके अवयवों को गिना जा सके, माने गिनती किया जा सके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। अब आपके सामने अगला थ्योरी का पहला मैंने पांचवा पॉइंट है अपरिमित समुच्चय। क्या लिखा गया है, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। देखिए क्या लिखे है, जो समुच्चय परिमित नहीं होता है वह समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। सब लोग सुन लिए, जो समुच्चय परिमित नहीं होता है वह समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। समझ गए। जो परिमित नहीं होगा तो गिनती करने वाले को परिमित कहते हैं, तो गिनती नहीं करने वाले को क्या कहेंगे, अपरिमित। जिसको गिना जा सके उसको क्या कहेंगे, परिमित कहेंगे। तो जिसको नहीं गिना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमित। बात समझ गए। जिसको गिनती करते हैं उसको परिमित कहते हैं, तो जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या कहिएगा, अपरिमित। समझ गए बात को। जैसे क्या देखिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद इसका अंत नहीं है, तो इसको कहेंगे अपरिमित। क्या कहेंगे, अपरिमित। 2, 4, 6, 8, 10, 9, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। इसका भी अंत नहीं है। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, तो ये भी हो गया, क्या हो गया, अपरिमित हो गया। समझिए क्लियर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसका भी अंत नहीं है, तो इसको भी क्या कहेंगे, अपरिमित। समझ गए ना, क्लियर। अब विद्यार्थियों इसके बाद अगला थ्योरी पर बात करते हैं समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य, सम मतलब कि बराबर, तुल्य मतलब तुलना करना। इसमें बराबर तुलना किया जाता है तो इसी को समतुल्य कहते हैं। समझ गए ना। देखिए इक्विवेलेंट सेट के बारे में देखते हैं। दो परिमित समुच्चय, देखिए समतुल्य उसी का होगा जब समुच्चय परिमित होगा। अगर परिमित समुच्चय नहीं रहेगा, अगर अपरिमित हो जाए तो अपरिमित समुच्चय का समतुल्य नहीं होता है। समझ गए। चलिए, यदि दो परिमित समुच्चय ए और बी, यदि दो परिमित समुच्चय ए और बी
ध्यान दे रहे हैं ना, ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयव की संख्या समान हो। यदि दोनों में अवयव की संख्या, जो संख्या होगा वो बराबर होना चाहिए। समुच्चय ए में और समुच्चय बी में दोनों में संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, अगर देखिए इसे कितने गिरा है, 1 2 1 2, देखिए दोनों में क्या होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल देखिए, समुच्चय ए में हो गया ए बी सी, समुच्चय बी में हो गया 1 2 3। अब सोचियो कि समुच्चय ए में कितने हैं, तो 3 है, समुच्चय बी में कितने हैं, तो 3 है। तो क्या संख्या बराबर है? जब संख्या बराबर है तो इसका मतलब कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का क्या है, समतुल्य है। इस समतुल्य का चीज है वो ऐसे होता है, याद रखिएगा, ऐसे होता है समतुल्य का, समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये कोई समुच्चय देखिए ए है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। कोई समुच्चय देखिए बी है, 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। समझ गए क्या, 9 तक रखते हैं। इसमें बोलिए कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। इसका मतलब कि ए जो है बी का क्या है, समतुल्य है। तो आप लोग समझ गए कि दोनों समुच्चयों में संख्या समान होना चाहिए। दोनों समुच्चयों में संख्या समान होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब मैं आपको अगला पॉइंट पर बात करता हूं, समान समुच्चय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल सेट्स। समान मतलब बराबर। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव, अगर दोनों में जो अवयव समान, माने एक ही, अगर ए में अवयव अगर ए है, अगर 1 है तो बी में भी अवयव 1 होना चाहिए। अगर ए में अवयव अगर 2 है तो बी में भी अवयव 2 होना चाहिए। अगर ए में अगर अवयव 5 है तो बी में भी अवयव 5 होना चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। समझ गए ना। तो जो समुच्चय समान होता है उसको ए बराबर बी लिखते हैं, और जो समान नहीं होगा उसको असमान समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान कहते हैं। उसको कहते हैं कि ए नहीं बराबर है किसके, बी के। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ए इक्वल टू बी, और इसको बोलते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल नंबर पहला, कोई समुच्चय ए है 1 2 3, समुच्चय बी है 3 2 1। ए में कितने अवयव, 3 है, बी में कितने हैं, 3 है। इसमें भी देखो 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है। इसका मतलब ए बराबर बी है। आ गया समझ में। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि समुच्चय ए में लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, और समुच्चय बी में x कॉलम x 8। स्वर है तो देखिए ए भी स्वरे लिखे हैं, ए भी स्वरे लिखे हैं। तो लिखने का देखिए तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बात समझ गए। देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन बात क्या है, सेम है। ए ई आई ओ यू, इसको भी स्वर कहते हैं, ये भी स्वर लिखा हुआ है। अब कारण यह है कि यह लिखा हुआ है रोस्टर रूप में और यह लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में।
यह लिखा हुआ है अंक रूप में, यह लिखा हुआ है शब्द रूप में। तो बात तो सेम लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखिएगा, a बराबर b। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ समुच्चय की जो प्रकार है समाप्त होता है विद्यार्थियों। अब आप लोग 1.2 के जितना भी सवाल आपके सामने आएंगे वो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आप लोग को 1.2 पर आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिए और साथ ही बने रहिए। देखते हैं प्रश्न क्या है। जो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो पुनः मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग के जो भी दोस्त होंगे अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। क्लास 11 का जो है यूट्यूब चैनल के द्वारा क्लास शुरू हो गया है। जल्दी ही में अगर ऐसे चलते रहेगा तो हम लोग जो है एक ऐप्स के द्वारा मिलेंगे आप लोग से। लेकिन ऐप से मिलने के लिए आप जो है एक आप लोग को कोड दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सामने लिखे हैं कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो रिक्त का मतलब बताया था कि रिक्त समुच्चय का मतलब होता है, देखिए खाली, खाली, या इसी को हम लिखते हैं ग्रीक शब्द में भाई लिखते हैं ना। तो जो खाली होगा तो वो रिक्त होगा, जो खाली नहीं होगा तो वो रिक्त नहीं होगा। क्लियर समझ गए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग पढ़ते दिन अगर देखते होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा। मुझे यही लगता है कि आपसे सवाल बन जाना चाहिए। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपसे बन जाना चाहिए। देखिए सवाल है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहले बात करते हैं कि विषम प्राकृत संख्या। तब विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होता है। तो देखिए क्या बोलते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 9। इसको विषम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो क्या ये संख्या 2 का भाज्य है, इसमें 2 से पूरा पूरा भागा लगेगा। बताइए, 1 में 2 से भागा पूरा पूरा लगेगा, 3 में लगेगा, 5 में लगेगा, क्या है तो नहीं है। तो जब इसमें कोई भी 2 का भाज्य नहीं है, इसमें कोई भी 2 का भाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, खाली है, खाली में रह गया। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे। इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे। मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब खाली रह गया, खाली रह गया मतलब मजी 5 हो गया। तो ये क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। आया समझ में। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सम अभाज्य, भाज्य के बाद अभाज्य हो गया, ध्यान दीजिएगा। संख्याओं का समुच्चय सम अभाज्य
याद रखिए कि सम संख्या किसको बोलते हैं? 2, 4, 6, 8, 9। अभाज्य किसको बोलते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 9। तो देखिए सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो सम अभाज्य का दोनों में कुछ मिल रहा है का? बताइए क्या मिल रहा है? तो दोनों में मिलने वाला एक संख्या है। कौन संख्या है बताइए? 2। 2 सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। यह वाला होगा सम संख्या और यह वाला हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो 2 इसमें ऐसा एक संख्या है जो क्या है कि सम भी है और अभाज्य भी है। समझते हैं ना? जैसे आप लोग देखे होंगे सम अभाज्य, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो इधर भी बात करते हैं और उधर भी बात करते हैं, माने मीठा मीठा बनने के लिए। समझते हैं ना? मतलब कि अपने वैल्यू को बनाने के लिए इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात है कि 2 एक ऐसा आदमी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आप इसको कहा गया है कि सम अभाज्य तो कौन सा संख्या होगा? तो 2। तो आप लोग बताइए क्या ये खाली है? खाली नहीं है। मतलब जब खाली नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। समझिए क्लियर? अगला सवाल नंबर 3। x कॉलम x एक प्राकृत संख्या है। कैसा संख्या है? प्राकृत संख्या है। आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए सवाल नंबर 3 क्या है? x कॉलम x एक प्राकृत संख्या। कैसा संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब प्राकृत संख्या। बोला है कि x 5 से कम है, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है? तो 5 है। मुंह किधर खुला हुआ है? 5 की ओर। बताया है कि जिधर मुंह खुलेगा वही बड़ा होगा। तो बड़ा 5 होगा, इसमें बड़ा कौन होगा? तो x होगा। तो x के मान 5 से क्या लेना है? छोटा लेना है, क्योंकि x छोटा है। कितना से छोटा है? 5 से छोटा है। x छोटा है कितना से? तो 5 से। तो बताइए 5 से छोटा क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4। और ये कह रहा है कि x 7 से बड़ा, क्योंकि मुंह खुला है x की ओर, तो बड़ा x से ना होगा। कितना से बड़ा होगा? तो 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12। तो भले दोनों में कुछ मिल रहा है का? कुछ है जो दोनों में शामिल है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? खाली। और जब हो गए खाली तो इसको क्या कहिएगा? कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सवाल नंबर 4। कि नहीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखा, तो 2 समानांतर रेखा यही हो गया।
समानांतर रेखा, समान अंतर, अंतर मतलब कि दूरी, दोनों का दूरी देखिए समान है, समान है, समान है, समानांतर हो गया ना। दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ को मतलब होता है, देखिए अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन, जो दोनों में मिलता है। तो बताइए कि ये दोनों रेखा कहीं भी चल जाएगा, कहीं भी ये रेखा चल जाएगा समानांतर, ये कहीं कटेगा, यहाँ रह जाए पटना चल जाए, अच्छा है ये दिल्ली चले जाए, तो कहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, क्योंकि समानांतर है। तो समानांतर जब नहीं कटेगा, कभी ये कॉमन हो सकता है, कभी ये उभयनिष्ठ हो सकता है। जब कटेगा तभी ना वो बिंदु मिलेगा। कहा है कि देखिए y किन्हीं भी दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब कॉमन बिंदु है। तो कॉमन बिंदु कब होगा, मिलने वाला बिंदु कब होगा, जब कटेगा, समझते हैं ना। और जब कटेगा तो वो बिंदु मिलेगा, तो ये कहीं कटेगा नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो बिंदु नहीं मिलेगा, और जब बिंदु नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि खाली रह गया, और खाली रह गया तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, समझिए। अब मैं इसके बाद इसके अगले सवाल पर बात करता हूं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन से परिमित और कौन अपरिमित है, इसमें बताना है कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। पहला सवाल, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि वर्ष के महीनों के समुच्चय। तो आप बताइए कि एक वर्ष में कितना महीना होता है, कितना होता है बता दीजिए। तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो क्या उसको गिनती नहीं करते हैं आप लोग? तो जब गिनती करते हैं तो क्या कहिएगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है, समझ गए ना। जिसको गिनती करते हैं तो क्या करते हैं बोलिए, परिमित समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन है, एक, दो, तीन, देखिए इसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, अंत नहीं है। तो इसको आप लोग क्या कहिएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित हो गया, समझ गए। तीसरा नंबर, 1, 2, 3, 99, 100, 1 से लेके 100 तक डॉट डॉट है, लेकिन शुरू हुआ है 1 से, अंत हो गया है 100 अंत है। तक आप लोग गिनती नहीं गिनते हैं 1 से 100 तक, तो क्या हो गया बोलिए, परिमित हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ भी डॉट डॉट है,
तो इसको अपरिमित क्यों लिए हैं? क्योंकि बच्चे आप ध्यान दीजिए कि इसका अंत वाला पता है नहीं है, और जब अंत वाला पता नहीं है इसका मतलब अनंत है, और जब अनंत है तो क्या होता है बताइए? तो अनंत वाला अपरिमित होता है। सौ से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो बताइए 100 से बड़ा क्या होता है? 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है, 104 होता है, डॉट। इसका अंत है नहीं है, क्योंकि अनंत तक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित कहेंगे, अपरिमित। 5 नंबर पॉइंट, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट कहाँ तक अंत होता है? 97 पर अंत हो जाता है। तो बच्चों कि क्या इसका अंत वाला पता नहीं है? पता है कि 97 के बाद 98 नहीं होगा, क्योंकि 98 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, क्योंकि 98 में बहुत सारा संख्या से भाग लगेगा। 99 भी आपका वही है, 99 में भी आपको 11 से भागा लगेगा, 33 से भागा लगेगा ना? तो वही बात है कि शुरू हुआ है 2 से और अंत हुआ है 97 तक। तो क्या इसको गिनती नहीं कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? और जब गिनती कर सकते हैं तो बोलिए क्या कहलाता है? तो कहता है परिमित। तो देखिए रेगुलर हो गया है, परिमित, अपरिमित। देखिए परिमित, अपरिमित, परिमित, देख रहे हैं ना? तो इसी के साथ सवाल नंबर 2 जो है समाप्त हो गया। और मैं आप लोग से सवाल नंबर 3 पर बात करता हूँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3, तो देखिए सवाल नंबर 3 पे भी यही बात किया गया है। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है यही बात कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष की समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं के समुच्चय। आप सोचिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। तो इस समानांतर का आप लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं। इसके समानांतर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनंत खींच सकते हैं। और जब अनंत खींच सकते हैं तब बोलिए क्या होगा? अपरिमित। क्योंकि खुद कह दिया है कि समानांतर रेखाओं बहुवचन, समानांतर रेखा का बात अलग है, समानांतर रेखाओं बहुत सारा। तो जब बहुत सारा हो गया तो क्या हो गया? अपरिमित। दूसरा सवाल, जिन बच्चे को
सवाल में कोई भी त्रुटि आएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के थ्रू कमेंट के जरिए आप लोग जो है मेरे पास संदेश पहुंचा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A B C D डॉट ऑब्जेक्ट का इसको गिनती करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। 26 होता है तो इसको क्या कहते हैं आप लोग? परिमित। क्या कहते हैं इसको? परिमित। इसको क्या कहते हैं आप लोग? परिमित। क्या कहते हैं इसको? परिमित। क्या कहते हैं इसको? परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। समुच्चय 5 के गुणज वाला। तो बोलिए 5 के गुणज कौन कौन होता है? तो 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट का इसका अंत है तो नहीं है तो क्या हो गया? बोलिए घबरा गया। अपरिमित। क्योंकि 5 के गुणज तो 5 गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30 होता है ना। 5 के पहाड़ा 5 का गुणज, 3 के पहाड़ा 3 का गुणज, 10 के पहाड़ा 10 का गुणज। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर मतलब जमीन पर, पानी में नहीं, आकाश में नहीं, समझ रहे हैं ना। पृथ्वी पर मतलब कि जमीन पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बताइए कि जो आदमी जमीन पर है तो उसको गिनती नहीं होता है क्या? अरे आदमी का जनगणना होता है। आप लोग सुनते हैं कि अभी हमारे देश में इतना शेर है, इतना भालू है, इतना मतलब कि तो जैसे आदमी का जनगणना होता है उसी प्रकार से माने जंतु प्राणी का भी मतलब कि जनगणना होता है। समझ गए ना। तो पृथ्वी पर मतलब कि जमीन पर रहने वाली, भूमि पर रहने वाले, समझ गए ना, जानवरों का तो क्या होगा? परिमित। गिनती होगा परिमित। फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जानवरों का, तो जो भी जमीन पर रहेगा उसको गिनती नहीं कर सकते हैं, जरूर गिनती होगा। बात समझते हैं ना। अरे एक आदमी से नहीं होगा, 1000 आदमी से मिलकर होगा। अरे आप लोग का सर्वे होता है तो एक आदमी करता है। क्या करते हैं लोग कि अपने अपने गांव में लोग जो आंगनबाड़ी में लोग रहते हैं उनको लगा देता है कि आपके गांव में कितने आदमी हैं। मतलब हर एक गाँव में आप लोग लगा देता है। उसके बाद आंकड़ा मिल जाता है कि हमारे गांव में कितने हैं और हमारे देश में कितने आदमी हैं। यही ना। उसी प्रकार से अगर इस जंगल का भी मतलब लगा दिया जाए कि इस जंगल में कितने जानवर हैं, इस जंगल में कितने जानवर हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं, मतलब कि जो भी है तो आप उसको गिनती कर सकते हैं। अरे एक आदमी से नहीं होगा, 1000 आदमी से मिलकर होगा लेकिन हो जाएगा। क्लियर है? उसको क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से हो कर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसी से जाने वाला वृत्त
बच्चे देखिए जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चल दिया चल दिया चल दिया। देख रहे हैं ना, जितना भी आप देख रहे हैं सब मूल बिंदु से जा रहा है। का इसका अंत है? अंत नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे अपरिमित। तो इसके साथ आज का जो लेक्चर है समाप्त करते हैं बच्चों। इसके अगले सवाल के लिए आप तैयार रहिए। सवाल मतलब 3 के बाद 4 के लिए आप तैयार रहिए, मतलब आप लगे रहिए, समझ गए ना। फिर मिलेंगे आपको सवाल नंबर 4 को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।